जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रभात। पीसीएस शिक्षा के मंच पे आप सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पॉलिटी लेक्चर के अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने जितनी चर्चाएं की हैं इसमें 8-9 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं और ये पूरा जो चैप्टर है हमारा संवैधानिक विकास, ये पूरी तरह से अब कंप्लीट हो चुका है और जरूरी है क्वेश्चन सेशन की। तो ये टॉप जो PYQ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसमें से मैंने 100 प्रश्नों का एक सेट बनाया है, जिसमें से फर्स्ट सेट मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूं। और ये किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत ही ज़रूरी है। आपने अभी तक कितना पढ़ा है और आप चाहें तो यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं, और इसके साथ साथ ही आप चाहें तो जिसमें उत्तर लगा रहा हूँ तो उसमें भी अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट योरसेल्फ भी आप इसको कर सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं हम अपने इस लेक्चर को, और यहाँ पे 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, जहाँ हमारा चर्चा सीमित रहेगा संवैधानिक विकास तक। चलिए, तो क्वेश्चन आपके सामने है और चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? संवैधानिक विकास के दौरान मैंने आपको बताया था कि जब सबसे पहले वो चर्चा कौन सा था जहाँ पे भारतीयों को एक लिमिटेड वे में अपना कुछ हिस्सा मिला था। तो सही उत्तर, चूंकि कांग्रेस का उस समय जन्म हो चुका था और बजट पर बहस करने के लिए कुछ उनको शक्तियां प्राप्त हुई थी, लेकिन अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात भारतीय परिषद अधिनियम 1892। अगले प्रश्न को देखें, संविधान सभा में संविधान का चुनाव कैसे हुआ था? तो संविधान सभा के बारे में मैंने आपको बताया था कि संविधान सभा के लिए चुनाव कैसे हुआ था। तो उस समय प्रांतीय चुनाव हो चुका था, और प्रांतीय चुनाव में से ही हम लोगों ने देखा था कि 10 लाख पे एक आदमी को चुना जा रहा था, पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करना था यहाँ पे। तो निश्चित रूप से सही उत्तर जो हो जाएगा वहाँ पे प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा विधानसभा में पूरे मेंबर का चुनाव हुआ था। आपको याद आ रहा होगा कि कुल मिला के 289 मेंबर के आसपास चुने गए थे वहाँ पे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से सही आपको जोड़ा लगाना है। नियंत्रण परिषद की स्थापना सर्वोच्च न्यायालय। तो यदि आपको कुछ भी नहीं याद होगा तो निश्चित एक तो प्रश्न आप लगा ही सकते हैं यहाँ पे। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के एक्ट से लेकर आया गया था। उसके अलावा देखिए, इंग्लिश में मिशनरियों की शुरुआत कब हुई थी, गवर्नर जनरल में कानून कब हुआ था? तो चेक करते हैं कि हम लोग कहाँ कहाँ पे। तो बी का जो एक है वो बिल्कुल ही करेक्ट है। तो एक यहाँ पे एक ही जगह दिख रहा है आपको, बी का एक। तो इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं होगा कि आपका उत्तर जो है वो बी हो जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो ऐसे चेक कर लेते हैं। नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के माध्यम से हुआ था। इंग्लिश में मिशनरियों का आगमन चार्टर एक्ट 1813, यही पहला एक्ट था जब हमें 1 लाख रुपये मिला था शिक्षा के लिए। और गवर्नर जनरल परिषद कानूनी सदस्यों की 1833, क्योंकि इसी के नाम पे लॉर्ड मैकाले वाली समिति आगे गठित हुई थी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यहीं से कलकत्ता में पहला सुप्रीम कोर्ट का अवधारणा यहाँ पे सामने आया था। लॉर्ड एलिजा एम्पे इसके बने थे, और यहीं से नंदलाल की एक न्यायिक हत्या भी हुई थी। तो इस प्रश्न को भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखें, केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो यहाँ पे द्वैत शासन की बात हो रही है, तो आपको याद आ रहा होगा कि सबसे पहले इसको प्रांत में लाया गया था। प्रांत में द्वैत शासन हुआ था, और केंद्र में जो है वो आप देखेंगे कि द्विसदनीय व्यवस्था को लेकर आया गया था। तो केंद्र में द्वैत शासन की बात हो रही है, तो केंद्र में द्वैत शासन कब लेकर आ गया था? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 में। 1935 में केंद्र में द्वैत हो गया था और प्रांत को स्वतंत्र कर दिया गया था प्रांत में। तो इस चीज को याद रखेंगे। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ये अनुपात आज भी नहीं बदला है। ये आज भी हमारी जनसंख्या 140 करोड़ के आसपास हो गई है, लेकिन आज भी जो हमारे यहाँ सांसदों के चुनाव होते हैं वो उसमें यही रेशियो लिया जाता है। तो 10 लाख पे कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान जो निर्मात्री परिषद थी उसमें से प्रत्येक प्रांत को आवंटित एक सदस्य 10 लाख वोट के आधार पर नियुक्त किए गए थे। एक निर्वाचित संविधान द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया गया था। तो किसके द्वारा दिया गया था? याद आ रहा होगा आपको। तो सही उत्तर हो गया था क्रिस प्रस्ताव, जो कि 1942 में आया था। और इस समय आपको ये भी याद आ रहा होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था और भारत को लगातार मनाने का प्रयास हो रहा था, और वैसे में ही क्रिस मिशन 1942 ने ये प्रस्तावित किया था कि आपके लिए एक संविधान सभा दिया जाएगा। आगे देखते हैं, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का संबंध किससे है? तो ये वही इल्बर्ट बिल है जिसके लिए हम लोग देखते हैं कि लॉर्ड रिपन ने इस्तीफा दे दिया था। जहाँ तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी करना है। भारत और यूरोप के लिए अलग अलग सुनवाई हुआ करती थी, इसी से संबंधित ये बिल था। लॉर्ड रिपन ने कहा था कि एक होना चाहिए, और बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किससे मिलती है? तो राष्ट्रपति को अध्यादेश आज से नहीं है। राष्ट्रपति जब भारत शासन अधिनियम 1935 लाया गया था उसी समय राष्ट्रपति को, और आज का तो आर्टिकल नंबर 123 है जहाँ हम लोग अध्यादेश की बात करते हैं, तो ये 1935 से ही प्रेरित है।
भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई थी? तो विधान पालिका जो है मतलब जो प्रांतीय मंडल है हमारा, तो उसको सबसे पहले आप देखेंगे कि कब बनाया गया था। तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, जिसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं, तो इसके द्वारा सबसे पहले विधान पालिका मतलब प्रांतों में 2 सदन बनाए गए थे। इस चीज़ को याद रखेंगे। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है? तो प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था। तो इसको देखें आप, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, तो इसको तो हम लोगों ने 1909 में ही देखा था। 1909 में इसको लाया गया था। और केंद्र और प्रांतियों को विधायन शक्ति का हस्तांतरण। तो सही उत्तर आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 और 3। तो 2 गलत है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली जो बचेगा कौन, वो 1 और 3 बचेगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत परिषद की समाप्ति किसके द्वारा कर दी गई थी? तो भारत परिषद की जो स्थापना की गई थी, जो कि बेसिकली भारत और ब्रिटेन के बीच में एक पुल का काम किया करता था, तो भारत शासन अधिनियम जब लाया गया था उसके द्वारा ही भारत परिषद की स्थापना मतलब भारत परिषद को एबॉलिश कर दिया गया था। आगे देखते हैं, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने में संविधान सभा के सदस्यों को कहाँ से किया गया था प्रारूप तैयार करने के लिए? तो इसके बारे में हम लोग पहले भी एक प्रश्न आ चुका है। तो सही उत्तर हो जाएगा विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं से इसको लिया गया था। और जो रेशियो था वो 10 लाख जो व्यक्ति थे, 10 लाख जो नागरिक थे, उसके ऊपर 1 था। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बताया? तो इसके पहले भी एक बार फिर से ये क्वेश्चन दूसरे रूप में आया हुआ है, 8033, 8053, 81। तो यहाँ जो ऑप्शन है वो बेसिकली 1892 नहीं है, तो आप 1861 पे जा सकते हैं, 8061 पे जा सकते हैं। एक जो सुटेबल ऑप्शन है हमारे पास 1861 के पहले भी क्या कुछ है? तो बिल्कुल यहाँ पे 18 के पहले भी है, तो आप चार्टर एक्ट 1833 को आप ले सकते हैं। तो चार्टर एक्ट 1833 में कुछ हिस्सा जब यूनिटी हो रहा था देश के प्रशासन में, जब भारतीय कुछ लिए जा रहे थे परिषद में, तो सही उत्तर आपका 1833 यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में 1833 है यहाँ पे। आगे देखते हैं, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन पूछ रहा है स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष जो है यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन बनता है कि अस्थायी तौर पे कौन थे और अस्थायी तौर पे, तो 9 दिसंबर आपको याद आ रहा होगा 1946 को ये बैठक होती है, पहली बैठक। और यहाँ पे अस्थायी तौर पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा नियुक्त किए जाते हैं, और अस्थायी तौर पे जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। चूंकि सच्चिदानंद सिन्हा का यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, तो सही उत्तर यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उप सभापति कौन थे? तो अगेन 2 सितंबर 1946 को आप देखेंगे कि अंतिम सरकार का गठन होता है, और यही सरकार स्वतंत्रता के समय तक, संविधान बनाने के पहले तक चलती रहती है। और इसमें कार्यपालिका जो परिषद था मतलब एग्जीक्यूटिव बॉडीज था, उसके अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, जवाहरलाल नेहरू जो है वो प्रधानमंत्री के नाम से तो नहीं थे, लेकिन कार्यपालिक परिषद के उप सभापति हुआ करते थे। और सभापति जो थे उसमें 1946 के अनुसार जो है वो जो वायसराय लिंथ्यू थे सर, तो वो थे। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो मैंने चर्चा किया था ऊपर, तो अस्थायी अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए। तो 9 दिसंबर को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने जाते हैं, और 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था, तो कब किया गया था? अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान आपको याद है कि 1935 में लिया गया था। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा 1935 का शासन अधिनियम। भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो जो संविधान निर्माण हो रहा था उसके अध्यक्ष जो किसे बनाया गया था, तो लिस्ट मैंने आपको उसमें शेयर किया था। सही उत्तर हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के लिए संविधान की रचना है तो संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऐसे संविधान सभा का जो है इसको लेकर कई सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन इस ऑप्शन में यदि संविधान सभा को लीगली लेकर यदि लाया गया था, तो स्वराज पार्टी जो थी बाल गंगाधर तिलक की, उनके द्वारा 1934 में इसको लाया गया था। और बेनेगल राव साहब ने जो है इसको, SN राव ने सबसे पहले राव साहब थे जिन्होंने इसको औपचारिक रूप से सामने रखा था। तो 1934 जो उपलब्ध ऑप्शन है उसमें सबसे बेहतरीन जो होगा वो 1934 है, सही उत्तर ही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन संविधान के विषय में नहीं है? तो थोड़ा सा स्टेटमेंट आप यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा ट्विस्टेड देखा जाएगा। ये IAS 2003 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में नहीं है? तो जरा देखिए आप, संविधान सभा के विषय में कौन सा नहीं है? प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, ये तो स्पष्ट है कि ये प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ था, प्रांतियों से लेकर आया गया था। बहुदलीय निकाय थी, ये बात सही है, इसमें सभी दलों से लेकर आया गया था, एक जगह एक दल इसमें नहीं थे। और उनके अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया जा रहा था, तो ये भी बात आपको यहाँ पे सही दिख रहा है, ठीक है। तो और वह वयस्क मताधिकार पर आधारित, तो 2 और 3 और 4 तो बिल्कुल सही है, तो बच जाता है आपके पास जो सुटेबल ऑप्शन है। तो 2 यहाँ पे 4 जो है वो बिल्कुल सही है, तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, तो 2 और 4 को एलिमिनेट कर दीजिए, तो इसके हिसाब से ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो बच कौन जाता है आपके पास? ऑप्शन नंबर ए सही पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। वेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान हो जाती है, और वेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। देखिए 1942 जो वेबल योजना लाया गया, वेबल योजना जब लाया गया
और इसमें से लगातार नहीं 1942 का नहीं है ये, अब मैं 1942 की योजना था। तो वेबल योजना जो लाया गया था उस योजना में लगातार बंटवारा को रोकने का प्रयास की बात जो यहाँ की जा रही है वो अक्षर से सही नहीं लाया जा रहा है। ये हिंदू मुस्लिम को एक साथ मतलब एक सीट देने की बात जरूर कही जा रही है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन को यदि ध्यान से देखेंगे कि ये चाहते थे कि भारत का बंटवारा बच जाता, तो ऐसी इनकी मंशा कहीं पे नहीं थी कि भारत का बंटवारा ये रोकना चाहते थे। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा कथन सी जो है, कथन सही है लेकिन कारण जो है वो गलत है। आगे देखते हैं 23 नंबर प्रश्न पे देखिए, तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन में आपको पता है संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसी समय डॉक्टर सदानंद सिन्हा को अध्यक्ष चुना गया था। भारतीय संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए? तो इसको लेकर अधिवेशन को लेकर आप देखेंगे तो सही जो ऑप्शन है यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन है वो हो जाएगा 12। ये जो 12 अधिवेशन है इसमें 11 + 1 ले लीजिए, 24 जनवरी 1950 वाला जो अधिवेशन है यदि आप उसको जोड़ देते हैं तो 12 होगा। लेकिन उसके पहले जब संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हो गया था उस समय तक 11 ही अधिवेशन हुए थे। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन यहाँ पे, चूंकि 11 है नहीं इसमें, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की सिफारिश किसने की थी? तो ये मौलाना आज़ाद साहब ने कहा था कि तत्काल जो है वयस्क मताधिकार, चूंकि भारत में उतने शिक्षित लोग थे नहीं, तो इसलिए उन्होंने कहा था कि थोड़ा सा शिक्षित जो लिटरेसी है वो हमारा थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, इसलिए उन्होंने होल्ड करने की बात कही थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशेष की शक्तियाँ किसकी दी थी? तो जो न राज्य के पास था न केंद्र के पास था, तो अवशेष अपशिष्ट शक्ति आप इसको कहें, तो ये शक्ति जो है वो एडिशनल जो था वो गवर्नर जनरल के पास हुआ करता था, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संविधान समिति का अध्यक्ष कौन हुआ करता था? संघ मतलब यूनियन वाला, तो यूनियन वाला किसके पास था? जवाहरलाल नेहरू के पास। और प्रांत वाला किसके पास था? तो याद रखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिसके अनुसार उन्होंने सारे प्रांतों का एकीकरण किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 आ गया मेरे पास। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस में पूर्ण बहुमत नहीं लिया था? तो उसके समय आपको याद आ रहा होगा तो बिहार में तो सरकार बनी ही थी, उड़ीसा में सरकार बना था, मद्रास में ही बना था, तो बना कहाँ नहीं था? तो बंगाल में नहीं बना था। तो सही उत्तर जो हो जाएगा ये आपका कौन सा हो जाएगा? बंगाल हो जाएगा। आप इसको लगा सकते हैं। किस कानून के तहत वायसराय को अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार दिया गया था? तो कौन सा था वो? याद रखेंगे ऑप्शन 1861, तो यही वाला है जिससे भारतीय कुछ हिस्सा मिला था, तो ये भी 1861 आप सही लगा सकते हैं। 1892 वाले में बजट का प्रश्न था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार हुआ? महत्वपूर्ण और अस्थायी अवय नहीं, तो 1935 का जो इंपॉर्टेंट अवय कौन? देश के लिखित संविधान नहीं, लिखित संविधान की चर्चा 1935 में नहीं की गई थी। भारत को एक डोमिनियन स्टेट बनाने की चर्चा की जा रही थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है आपसे, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं हम लोग। और भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हो गया था? तो 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हुआ है। और यही कारण है कि 26 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और इसी दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। जबकि लागू इसको कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? सिंपल क्वेश्चन आप देख लीजिए, तो सही उत्तर आपको हो जाएगा 26 जनवरी 1950, और यही है हमारा गणतंत्र दिवस। संविधान सभा के प्रमुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव सबसे पहले किसने लिखा था? तो 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर, इसको आप याद रखेंगे। 9 दिसंबर अस्थायी 1946, तो पहली बैठक 11 को आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देखेंगे, और 13 दिसंबर को जो है आप देखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के लिए उद्देशिका अर्थात प्रस्ताव क्यों रखा था, है ना। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, जो कि 22 जनवरी को आगे जाके वो कंप्लीट भी हो गया था। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो सही उत्तर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच में किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से निम्नलिखित योजनाओं पर आधारित है। तो कुछ आधार पर केंद्र और सरकार में सबसे पहले जो शक्ति का विभाजन किया गया था, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। भारत शासन अधिनियम में इसको स्पष्ट रूप से दिखाया गया था, जो आज भी हमारे पास अनुसूची 7 में शामिल है, जिसमें अंदर 3 विषय हैं हमारे पास, जहाँ पे राज्य सूची है, संघ सूची है और समवर्ती सूची है। इसको याद रखेंगे। किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान को अपनाया था? तो कब अपनाया था? 26 जनवरी 1950 को इसको अपनाया गया था, जबकि बनकर तैयार 26 नवंबर 1949। 1946 के चुनाव में पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? तो मुस्लिम लीग की सरकार कहाँ बन गई थी? तो बिहार में तो कांग्रेस थी, पंजाब में भी नहीं था, उत्तर पश्चिम में भी नहीं था। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बंगाल में इसने अपनी सरकार बनाई थी। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए? मल्टीपल टाइम में क्वेश्चन पूछा गया है, अलग अलग पीसीएस लेवल पे पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कहा था कि एक पॉलिटिकल के रूप में, और महात्मा गांधी दलीय व्यवस्था नहीं चाहते थे, ये भी बात था। तो इसके हिसाब से उन्होंने कहा था कि अब जरूरत नहीं है कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए, क्योंकि उसका जो उद्देश्य है वो पूरा हो चुका है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। आजकल ऐसे प्रश्नों का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग ऐसे प्रश्नों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें, क्योंकि आप चाहे टॉपिक कितना ही पढ़ लें, आपके दिमाग में वही रह जाता है जब आपसे प्रैक्टिस करते हैं। तो मेरे साथ चलते रहिए। कितना आपका स्कोर होता है ये भी मुझे बताइएगा। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार परिमार्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 को पारित
होने के रूप में की गई थी और भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों को एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपवन किया था। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला देखते हैं, तीसरा गोलमेज सम्मेलन मतलब 1932 और 3 जो सीरीज था वहाँ पे गोलमेज सम्मेलन का, उसके बाद आप देखेंगे कि 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है, तो पहला जो है वो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दौर है नहीं है। तो दूसरा चीज़ है कि 1935 में ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के लिए एक संघ, तो संघ बनाने की बात यहाँ पे की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो है वो अच्छा प्रश्न है, IAS 2009 में पूछा गया है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय ध्वज जो है 3 कलर में हमारा होता है, 3:2 होता है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है ना। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में 21 तिलियाँ होती हैं, गलत है, ये जो है अशोक स्तंभ से लिया गया है और इसके बीच में ये धर्म चक्र है। यहाँ पे 24 नहीं 21 नहीं 24 तिलियाँ होती हैं जो दिन के 24 घंटे को डिनोट करता है। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 होता है, गलत है, ये 3:2 होता है। तो सही उत्तर आपका केवल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही होगा, केवल 1। आगे देखते हैं, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और इसके लिए एक गृहीत संविधान कहा जाता है। क्या सही है क्या? तो भारत का संविधान देश की आवश्यकता की पूर्ति करता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। और क्या इसे गृहीत संविधान कहा जाता है? तो देखिए कारण में चूंकि ये दिया हुआ है, ऐसे गृहीत शासन कहा जरूर जाता है, लेकिन चूंकि बहुत सारे अध्ययन से सुधार का भी कहा जाता है, तो यहाँ पे ए और आर जो है सत्य है, लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रारूप समिति बैठती है, उस प्रारूप समिति में जो भीमराव अम्बेडकर है उनको लेकर 7 लोग हुआ करते थे। तो चूंकि ऑप्शन में 7 भी है, ऑप्शन में 6 भी है, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, या और उन्होंने अतिरिक्त का भी ऑप्शन नहीं दिया है। तो यहाँ पे आधिकारिक रूप से आप देखेंगे कि तो आप यहाँ पे 6 को ले सकते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लेने के बाद की हम बात कर रहे हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रारूप समिति आपको पता ही है कि एक ही है प्रारूप समिति में, सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 1937 के चुनाव के पश्चात आपको बताना है, देख रहे हैं कि प्रारूप समिति की स्थापना कब हुई थी। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग दिया गया था? 1937 की बात की जा रही है और उस समय जो वित्त विभाग दिया गया था उसको, चूंकि यहाँ पे उसका मुस्लिम लियाकत अली का ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब यह है कि मुस्लिम लीग का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो वित्त विभाग जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रफ़ी अहमद किदवई। करेक्शन, ये यूपी का है, तो यूपी में तो अनडाउटेबली रवि, सेंटर नहीं पूछ रहा है, रफ़ी अहमद किदवई ही थे। संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता की प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? ये क्वेश्चन अभी मैंने ऊपर आपको बताया है, ये क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ है। तो प्रारूप समिति का जो गठन था वो हुआ था 29 अगस्त 1947 को, स्वतंत्रता के ठीक 14 दिन बाद, इसको याद रखेंगे। तो 15 अगस्त को देश स्वतंत्र हुआ था और 29 अगस्त 1947 को चूंकि संविधान का एक प्रारूप बनकर तैयार हुआ था वहाँ पे, तो उसके लिए प्रारूप समिति का गठन यहाँ किया गया था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन किया? तो संवैधानिक निरंकुशता और इसी को लेकर आगे बढ़ा भी गया था, तो 1935 का अधिनियम और बाद में इसमें से कई सारे प्रावधान मेन संविधान में लिए गए थे। संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मैंने चर्चा किया था, जो प्रांतीय था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म मृत्यु कब हो गया था? तो इसको याद रखेंगे, भीमराव अम्बेडकर का जो जन्म था 1891 का है और मृत्यु जो है वो 1956 में हो गया था, इसके बारे में कोई डाउट नहीं है। आगे देखते हैं, किस वर्ष जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? तो राष्ट्रगान की बात हो रही है, मतलब नेशनल सॉन्ग है, नेशनल एंथम जो है ये राष्ट्रगान है, मतलब नेशनल एंथम है जनगण मन, और नेशनल सॉन्ग कौन सा है हमारा? तो वो है वंदे मातरम। तो जनगण मन को कब अपनाया गया था? सही उत्तर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसके बारे में हम लोगों ने कई बार पूरा वीडियो में देखा है, इसको डिस्कस किया है, तो वो 1950 को, इसको नोट कर लीजिएगा, राष्ट्रगान को अपनाया गया था। उस वीडियो को जरूर देख लें आप। संविधान पांडु लेखन समिति के सदस्य कौन नहीं थे? यहाँ पे तो जो हैंड रिटन चल रहा था उसको पांडु लेखन कहते हैं, तो उसमें से कौन इसके सदस्य नहीं थे? तो ऑप्शन देखें आप यहाँ पे, तो जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य स्पष्ट रूप से नहीं थे। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, किसके द्वारा अपनाया गया था? तो संविधान सभा ने इसको बनाया था। हम भारत के देश, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुता संपन्न, तो ये जो लाइन लिखा हुआ है तो संविधान सभा को डिनोट करता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा संविधान सभा। भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। तो संविधान बनने तक भारत को इतना लगा था, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। भारत शासन के द्वारा राजकीय चिन्ह स्टेट एम्बलम को कब अपनाया गया था? इसके ऊपर मैं विशेष रूप से एक वीडियो ऑलरेडी लेकर इसमें मैंने पेस्ट किया हुआ है, तो सही उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। इसको याद रखेंगे, जिस दिन गणतंत्र हुआ था। संविधान निर्माता परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास से झंडा समिति के अध्यक्ष का पदभार था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब किया गया था? तो वो कौन सा पारित कब हुआ था? इसको याद रखेंगे, तो 22 जनवरी 1947 को ही
आप देखेंगे कि जिसमें प्रस्ताव फाइनल हो गया था उसी में कहा गया था कि भारत को एक संविधान देना है, लिखित संविधान, और 22 जनवरी 1947 याद रखेंगे। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो पार्टी बदल गई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो चुका था। लॉर्ड जो एटली हैं उस समय आपके आ गए थे और इन्होंने ही घोषणा किया था कि भारत को स्वतंत्रता दे देना चाहिए। सही उत्तर हो जाएगा लेबर पार्टी। और विंस्टन चर्चिल हटे थे। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो याद रखेंगे 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी और आखिरी बैठक 24 जनवरी 1950 को याद रखेंगे। भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो इसको लेकर देखिए यहाँ पे प्रश्न जो आप देख रहे हैं ये मुख्य रूप से बंगाल से चुने गए थे, लेकिन बाद में चूंकि जब बंटवारा हो गया तो ये सीट वैकेट करा के जैकर साहब को हटाया गया था। मुंबई प्रेसिडेंसी से सीट खाली की गई थी और मुंबई प्रेसिडेंसी से जीते थे। तो ये क्वेश्चन में स्पष्ट नहीं किया है, तो यहाँ पे हालांकि यदि आप आंसर नहीं मुंबई प्रेसिडेंसी आप लगा सकते हैं। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा को अलग किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से वर्मा को आप देखेंगे कि अलग कर दिया गया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे देखें, भारत का संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? तो इसके बारे में कई बार प्रश्न पूछ चुका है। तो ध्वज को स्वीकार किया गया था हमारा स्वतंत्रता दिवस के पहले ही, मतलब 15 अगस्त को हुआ था, उसके पहले ही 1 महीना पहले लगभग 22 जुलाई 1947 को हमारे यहाँ इसको अडॉप्ट कर लिया गया था। इस चीज़ को याद रखेंगे। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव मैंने बताया है आपको कि 22 जनवरी 1947 को इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू इस उद्देश्य प्रस्ताव को लेकर आए थे। तो ये 60 MCQ टॉप क्लास के जो 60 MCQ आप देख रहे हैं, ये आप PYQ स्तर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आयोग में क्वेश्चन पूछे हुए हैं वहाँ का ये एक्सट्रैक्ट है। यहाँ से लगभग 40 प्रश्न मैं और आपके पास लूँगा तो 100 प्रश्नों का आपके पास प्रश्न सेट हो जाएगा और इसके माध्यम से हम लोग संवैधानिक विकास के पूरे चीज़ को आगे देख लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इससे लाभान्वित होंगे और अपने स्कोर को भी शेयर करें कि आपको इसमें से कितना आया है। इससे संबंधित सारे लेक्चर, पूरे 9 लेक्चर हम लोगों ने देखा है यहाँ पे, इस चीज़ को याद रखिएगा, है ना। और लगातार यदि आपको लगता है कि ये हमारे काम का चीज़ है तो निश्चित रूप से शेयर कीजिए लोगों के बीच में। आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि मैं ऐसे वीडियो और आपके ले लेता हूँ। सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिल सके। यदि आप इसको फॉलो कर रहे हैं और यदि आप बिगिनर हैं तो निश्चित रूप से आपको इससे फ़ायदा मिल सकता है। तो आज का सेशन को यहीं तक रखते हैं। अगले सेशन में इसका सेट प्रैक्टिस 2 लेकर आएंगे, जहां ऑलमोस्ट 40 और अति महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आएंगे। साथ ही साथ कुछ परीक्षा दृष्टि भी लेकर आएंगे, जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट यदि छूट जाएंगे, मेरा प्रयास रहेगा कि इस टॉपिक से कोई भी फैक्ट आपका छूटे नहीं और हम लोग इसको सारे को अध्ययन कर लें। चलिए तो अपने सेशन को यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं आपसे हम अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।